नमस्कार और स्वागत है। जब हम राजनीति के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में चुनाव, संसद और देशों के बीच सरहदों के झगड़े आते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि आज की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाइयां वो असल में पानी, जंगल और साफ हवा को लेकर लड़ी जा रही हैं। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो भूगोल की किताब से निकलकर वैश्विक कूटनीति के केंद्र में आ गया है। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। हमारे सामने समकालीन विश्व राजनीति पर कुछ बेहतरीन सोर्स हैं और हमारा मिशन है इनमें से वो बातें निकालना जो हमें ये समझा सकें कि आखिर पेड़ पौधों और नदियों का मुद्दा इतना ज्यादा राजनीतिक क्यों हो गया है। और इसकी शुरुआत कुछ ऐसे आंकड़ों से करते हैं जो सच में चौंकाने वाले हैं। दुनिया भर में खेती के लायक जमीन अब बढ़ नहीं रही, बल्कि जो है उसकी उपजाऊ शक्ति भी घट रही है। मीठे पानी के स्रोत तेजी से खत्म हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक विकासशील देशों में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता। ये आंकड़ा तो दिमाग घुमा देता है। मतलब ये अमेरिका की आबादी से दुगना है। ये सिर्फ एक पर्यावरणीय संकट नहीं, ये तो एक मानवीय संकट है। किसके फैसलों की वजह से सूख रही हैं? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का फायदा किसे मिल रहा है और इसकी कीमत कौन चुका रहा है? जाहिर है वो 66 करोड़ लोग तो फायदा नहीं उठा रहे। तो फिर इसे ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये वो सवाल है जो आज की दुनिया की सबसे बड़ी बहस का आधार है। तो चलिए इसी बहस को समझते हैं। इन सोर्स के मुताबिक पर्यावरण की चिंता कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन इसे वैश्विक राजनीति के मंच पर जगह 1960 के दशक के बाद ही मिलनी शुरू हुई। ऐसा क्यों? उस वक्त ऐसा क्या हो रहा था? वो दुनिया में एक बड़े बदलाव का दौर था। आर्थिक विकास की रफ्तार बहुत बहुत तेज थी और पहली बार उसके साइड इफेक्ट्स दिखने शुरू हुए थे। 1972 में क्लब ऑफ रोम नाम के एक थिंक टैंक ने लिमिट्स टू ग्रोथ नाम की एक किताब छापी। उसने पहली बार दुनिया के सामने ये सवाल रखा कि क्या हम हमेशा के लिए इसी रफ्तार से तरक्की कर सकते हैं? क्या हमारे ग्रह पर संसाधन असीमित है? इस किताब ने एक तरह से खतरे की घंटी बजा दी। और इस घंटी की सबसे तेज आवाज शायद 1992 में सुनाई दी, ब्राजील के रियो डी जनेरो में हुए पृथ्वी सम्मेलन में। हमारे सोर्स बताते हैं कि यह कोई आम मीटिंग नहीं थी। 170 देश, हजारों एनजीओज, बड़ी बड़ी कंपनियां, सब एक जगह। ये तो एक तरह का महाकुंभ रहा होगा। बिल्कुल। और किसी भी महाकुंभ की तरह यहाँ भी अलग अलग मत और टकराव खुलकर सामने आए। एक तरफ थे अमीर और विकसित देश जिन्हें हम ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं, और दूसरी तरफ थे गरीब और विकासशील देश यानी ग्लोबल साउथ। दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। नॉर्थ के देश ओजोन परत में छेद और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से परेशान थे, जो असल में उनके ही 100-150 साल के औद्योगिक विकास का नतीजा थीं। और ग्लोबल साउथ, उनकी चिंताएं क्या थीं? उनकी चिंताएं ज्यादा जमीनी थीं। वो कह रहे थे, आप अपनी लग्जरी कारों और फैक्ट्रियों से हुए नुकसान की बात कर रहे हैं और हमारे यहाँ लोगों के पास पीने का साफ पानी और 2 वक्त की रोटी नहीं है। उनका एजेंडा था आर्थिक विकास और गरीबी मिटाना। उनका तर्क सीधा था, आप पर्यावरण और विकास को अलग अलग करके नहीं देख सकते। तो एक तरफ अमीर देश कह रहे हैं पर्यावरण बचाओ और दूसरी तरफ गरीब देश कह रहे हैं हमें विकास करने दो। ये तो एक डेडलॉक जैसी स्थिति लगती है। इस गतिरोध को तोड़ने के लिए क्या कोई नया विचार सामने आया? हाँ, यहीं से एक जादुई शब्द निकला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी टिकाऊ विकास। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है। ऐसा विकास करो जो आज की जरूरतें भी पूरी करे और आने वाली पीढ़ियों का हक भी ना मारे। इस पे सब राजी हो गए, क्योंकि कोई इससे असहमत कैसे हो सकता है। लेकिन असली सवाल था कि इसे करेंगे कैसे। रियो सम्मेलन में एजेंडा 21 जैसा एक एक्शन प्लान तो बना, लेकिन कई आलोचकों ने कहा कि ये नाम के लिए पर्यावरण की बात करता है, असल में इसका झुकाव आर्थिक विकास की तरफ ही ज्यादा है। और ये बहस आज तक जारी है। तो एक तरफ देश अपने अपने विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो किसी एक देश की है ही नहीं, जैसे पूरा वायुमंडल या गहरे समंदर। इन पर किसका हक है? दस्तावेज में इसे लेकर क्या कहा गया है? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर ग्लोबल कॉमन्स यानी वैश्विक संपदा का विचार आता है। ये वो संसाधन है जिन पर किसी एक देश का पूरा हक नहीं हो सकता। ये पूरी मानवता की साझी विरासत है। इसमें 4 चीजें आती हैं: पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष। इनके प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। और कैसा सहयोग कभी सफल हुआ है? कोई उदाहरण है?
हाँ, इसके कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं, जैसे 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जब दुनिया के देश ओजोन परत को बचाने के लिए एक साथ आए, या 1959 की अंटार्कटिक संधि। अंटार्कटिका कोई छोटा मोटा बर्फ का टुकड़ा नहीं है, ये 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर का महाद्वीप है, जहां दुनिया की 90% बर्फ है। ये पृथ्वी के मौसम को नियंत्रित करने में एक विशाल एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। अच्छा। संधि के तहत इसे सिर्फ वैज्ञानिक रिसर्च और शांतिपूर्ण कामों के लिए सुरक्षित रखा गया है। इसी साझी विरासत से जुड़ा एक और सिद्धांत है जिस पर बहुत बहस होती है, साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियां, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये सुनने में थोड़ा जटिल है, इसका मतलब क्या है? इसे आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब है कि पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी सबकी है, यानी साझी है, लेकिन सबकी जिम्मेदारी बराबर नहीं हो सकती, वो अलग अलग होगी। इसका आधार यह है कि जिस किसी ने पार्टी में सबसे ज्यादा कचरा फैलाया है, सफाई में उसे सबसे ज्यादा हाथ बटाना होगा। मतलब जिसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो ज्यादा भरपाई करे। बिल्कुल। विकसित देशों ने पिछले 200 सालों में औद्योगिकरण करके वायुमंडल में सबसे ज्यादा ग्रीनहाउस गैसें छोड़ी हैं। उन्होंने विकास का फायदा भी उठाया और पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाया। इसलिए आज पर्यावरण को ठीक करने की उनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। जबकि भारत जैसे विकासशील देश तो अभी अपने लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की प्रक्रिया में है। आप दोनों पर एक जैसे नियम नहीं लगा सकते। सही बात है। 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल में इसी सिद्धांत को माना गया था। ये सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन क्या विकसित देश इसे आसानी से मानते हैं? क्योंकि व्यवहार में तो इसका मतलब होगा कि उन्हें अपने विकास की रफ्तार कम करनी होगी और विकासशील देशों को आर्थिक मदद भी देनी होगी। इस पर जरूर टकराव होता होगा। जबरदस्त टकराव होता है। विकसित देश अक्सर तर्क देते हैं कि चीन और भारत जैसे देश आज सबसे बड़े उत्सर्जक बन रहे हैं, इसलिए उन्हें भी बराबर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और यहीं पर ऐतिहासिक जिम्मेदारी का सिद्धांत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस पर भारत हमेशा जोर देता है। तो इस पूरे मामले में भारत कहाँ खड़ा है? क्या हम सिर्फ ऐतिहासिक जिम्मेदारी की दलील देकर अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं या हम अपनी तरफ से भी कुछ कर रहे हैं? नहीं, भारत का पक्ष बहुत स्पष्ट है। भारत का मानना है कि उत्सर्जन कम करने की प्राथमिक जिम्मेदारी विकसित देशों की है और आंकड़े इस बात का समर्थन करते हैं। अगर आप प्रति व्यक्ति उत्सर्जन देखें तो भारत का औसत विकसित देशों के औसत का एक छोटा सा हिस्सा है। एक अनुमान है कि 2030 तक भी भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन 1.6 टन होगा, जबकि 2000 में ही दुनिया का औसत 3.8 टन था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। बिल्कुल नहीं। भारत ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कई बड़े कदम उठाए हैं। वाहनों से प्रदूषण कम करने के लिए राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति लाई गई। ऊर्जा की बचत के लिए 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम बना। अच्छा। 2003 के बिजली अधिनियम में नवीकरणीय ऊर्जा यानी सौर और पवन ऊर्जा को बहुत बढ़ावा दिया गया और आज भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों में से एक है। और हमने 2016 में पेरिस जलवायु समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इन सरकारी नीतियों के अलावा इन सोर्स में एक बहुत ही दिलचस्प जिक्र है पवित्र वनों यानी सेक्रेड ग्रोव्स का। ये दिखाता है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण की परंपरा सरकारों से कहीं ज्यादा पुरानी है। ये एक अद्भुत उदाहरण है। दक्षिण भारत के देव वनों को ही ले लीजिए। ये जंगल के वो हिस्से हैं जिन्हें किसी देवता या आत्मा को समर्पित कर दिया जाता है। सदियों से गांव के लोग आस्था के कारण इन जंगलों की रक्षा करते आए हैं। यहाँ से एक टहनी तक नहीं काटी जाती। ये समुदाय आधारित संरक्षण का एक जीता जागता मॉडल है जो बिना किसी सरकारी कानून के पीढ़ियों से जैव विविधता को बचाता आया है। कमाल है। हालांकि अब आधुनिक विकास और निजीकरण की वजह से इन पर भी खतरा मंडराने लगा है। ये हमें एक बड़े मुद्दे पर लाता है। पर्यावरण की लड़ाई सिर्फ सरकारों के बीच नहीं लड़ी जा रही है, जमीन पर असली लोग लड़ रहे हैं। दुनिया भर में कई आंदोलन चल रहे हैं। हाँ, और इन आंदोलनों में काफी विविधता है। जैसे दक्षिण के देशों में जो वन आंदोलन है वो उत्तर के आंदोलनों से बहुत अलग हैं। पश्चिम में जंगलों को वाइल्डनेस की तरह देखा जाता है, यानी ऐसी जगह जहां इंसान न हो। लेकिन भारत या ब्राजील में जंगलों में लाखों लोग रहते हैं, उनकी पूरी जिंदगी उसी पर निर्भर है। तो यहाँ आंदोलन जंगल को बचाने के साथ साथ अपनी आजीविका और संस्कृति को बचाने का भी आंदोलन है। और सिर्फ जंगल ही नहीं, खनिज और बांधों को लेकर भी बड़े आंदोलन हुए हैं।
जैसे भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये सिर्फ एक बांध का विरोध नहीं था, है ना? ये तो विकास की परिभाषा पर ही एक सवाल था कि तरक्की किसके लिए और किसकी कीमत पर। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। नर्मदा बचाओ आंदोलन सिर्फ एक बांध के खिलाफ नहीं था, ये विकास के उस मॉडल के खिलाफ था जहां कुछ लोगों की भलाई के लिए लाखों लोगों, खासकर आदिवासियों को उनके घरों और जमीनों से उजाड़ दिया जाता है। सोचिए, मेधा पाटकर जैसी शख्सियतें दशकों तक इस आंदोलन से जुड़ी रहीं, भूख हड़तालें हुईं, हजारों लोगों ने संघर्ष किया। ये दिखाता है कि ये सिर्फ नीतिगत बहसें नहीं हैं, ये लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। तो ये सिर्फ पर्यावरण को बचाने की बात नहीं है, ये संसाधनों पर नियंत्रण की भी लड़ाई है। यहीं पर इन सोर्स में एक और भारी भरकम शब्द आता है, संसाधन भूराजनीति या रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। ये सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे पुराने जमाने में सोने चांदी के लिए लड़ाइयां होती थीं, बस अब तेल और पानी के लिए हो रही हैं। ये काफी हद तक सच है। इसका मतलब सीधा है, दुनिया के संसाधन कहाँ है और उन पर किसका नियंत्रण है। 17वीं शताब्दी में नौसेना की ताकत अच्छी लकड़ी पर निर्भर थी। शीत युद्ध के दौरान यूरेनियम और दूसरे खनिजों पर नियंत्रण महत्वपूर्ण था। और आज सब कुछ तेल के इर्द गिर्द घूमता है। तेल को लेकर आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं। बिल्कुल। पश्चिम एशिया, खासकर खाड़ी का इलाका, दुनिया का सिर्फ 30% तेल पैदा करता है, लेकिन दुनिया के कुल ज्ञात तेल भंडार का 64% वही है। 64%? हाँ, और सऊदी अरब और इराक के पास सबसे बड़े भंडार हैं। और इस तेल को इस्तेमाल करने वाले सबसे बड़े देश अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन इस इलाके से हजारों मील दूर हैं। यही समीकरण इस क्षेत्र को लगातार युद्ध, अस्थिरता और बाहरी दखल अंदाजी का केंद्र बनाए रखता है। तेल की तरह ही क्या पानी अगला बड़ा मुद्दा बनने वाला है? जल युद्ध या वाटर वॉर्स की बातें अक्सर होती हैं। क्या ये सिर्फ डराने वाली बात है या इसमें भी कोई सच्चाई है? ये एक उभरती हुई हकीकत है। दुनिया की कई बड़ी नदियां एक से ज्यादा देशों से होकर गुजरती हैं। अब सोचिए, अगर नदी के ऊपरी हिस्से में बसा देश एक बड़ा बांध बना ले और पानी रोक दे, तो निचले हिस्से वाले देश का क्या होगा? वहां तो सूखा पड़ जाएगा। बिल्कुल। इसके उदाहरण हमारे सामने हैं। 1950 और 60 के दशक में जॉर्डन नदी के पानी को लेकर इजराइल, सीरिया और जॉर्डन के बीच हिंसक झड़पें तक हुईं। तुर्की, सीरिया और इराक के बीच भी फुरात नदी को लेकर तनाव बना रहता है। पानी जिंदगी है और जब उस पर संकट आएगा तो टकराव होना स्वाभाविक है। इन सभी बड़ी बड़ी लड़ाइयों, भू राजनीति और सरकारी नीतियों के बीच एक समूह है जो सबसे ज्यादा कीमत चुकाता है, लेकिन जिसकी आवाज सबसे कम सुनी जाती है। मूल्यवासी लोग या इंडिजिनस पीपल्स। ये इस पूरी कहानी का सबसे दुखद और महत्वपूर्ण पहलू है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ये वो लोग हैं जो किसी जमीन पर तब से रह रहे थे जब बाहर से कोई और संस्कृति के लोग आए और उन पर हावी हो गए। आज भी वे अपनी सदियों पुरानी परंपराओं और संस्कृति के साथ जी रहे हैं। भारत में जिन्हें हम अनुसूचित जनजाति या आदिवासी कहते हैं, वे इसी श्रेणी में आते हैं। और उनकी संख्या भी कम नहीं है। दुनिया में लगभग 30 करोड़ और भारत में आबादी का लगभग 8%। उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? उनकी सबसे बड़ी समस्या है उनकी जमीन का छीनना। उनके लिए जमीन सिर्फ खेती या कमाई का जरिया नहीं है, उनकी पहचान है, उनकी संस्कृति और अस्तित्व का आधार है। और ये एक कड़वी सच्चाई है कि भारत में विकास के नाम पर बनी बड़ी बड़ी परियोजनाओं, चाहे वो बांध हों, खदानें हों या फैक्ट्रियां, के कारण विस्थापित होने वालों में सबसे बड़ी संख्या आदिवासियों की ही रही है। ओह, विकास की सबसे भारी कीमत उन्होंने ही चुकाई है। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। जो लोग प्रकृति के साथ सबसे ज्यादा तालमेल बिठाकर रहते आए हैं, उन्हीं को विकास के नाम पर उजाड़ा जा रहा है। क्या उनकी आवाज कहीं सुनी जा रही है? धीरे धीरे, हाँ। 1970 के दशक से इन समुदायों ने वैश्विक स्तर पर एकजुट होना शुरू किया। 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल्स बनी, जिसे संयुक्त राष्ट्र में सलाहकार का दर्जा भी मिला। अब उनकी आवाज वैश्विक मंचों पर सुनी तो जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत बदलने का संघर्ष अब भी बहुत लंबा है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटे तो ये साफ है कि पर्यावरण का मुद्दा सिर्फ पेड़ों को बचाने या प्रदूषण कम करने तक सीमित नहीं है। नहीं, ये न्याय, अधिकार, इतिहास और भविष्य की लड़ाई है। इसमें हर स्तर पर एक टकराव है। बिल्कुल। मुख्य तनाव कुछ बिंदुओं पर साफ दिखता है। एक तरफ है तेज आर्थिक विकास, दूसरी तरफ है कुदरत का संतुलन।
एक तरफ है ग्लोबल नॉर्थ की ऐतिहासिक जिम्मेदारी, दूसरी तरफ है ग्लोबल साउथ की विकास की जरूरतें। और एक तरफ है सरकारों की ताकत, तो दूसरी तरफ है स्थानीय और मूल निवासी समुदायों के अधिकार। इन्हीं तनावों के बीच दुनिया एक बेहतर भविष्य का रास्ता खोज रही है। और इसी खोज से जुड़ा एक अंतिम विचार जो हमारे सोर्स ने हमें सोचने के लिए दिया है। हाँ, ये एक बहुत गहरा सवाल है। हम जानते हैं कि मूल निवासी समुदायों का अपनी जमीन से एक आध्यात्मिक रिश्ता होता है। सवाल ये है, क्या आप किसी समुदाय को उसकी जमीन, उसके जंगल, उसकी नदी से काटकर उसे राजनीतिक अधिकार दे सकते हैं? यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम वैश्विक समस्याओं के बड़े बड़े समाधान ढूंढते हुए उन लोगों के सदियों पुराने ज्ञान को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो असल में टिकाऊ जीवन जीना जानते हैं? क्या होगा अगर हमारी पर्यावरण नीति की शुरुआत जीडीपी के आंकड़ों से नहीं, बल्कि इस सरल सिद्धांत से हो कि हर समुदाय का उसकी जमीन और संसाधनों पर पहला हक सुनिश्चित किया जाए? शायद जवाब उन्हीं के पास है जिनसे हम सब कुछ छीन रहे हैं।